हेलो एवरीवन, आर यू रेडी? आज हम पढ़ेंगे डबल एंड आस्पेक्ट प्रिंसिपल यानी द्वैत पक्षीय सिद्धांत। यह लेखाशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। यानी अगर आपने कोई भी सेल परचेज़ किया है तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे। यदि हम माल खरीदते हैं तो माल हमारे पास आता है और उसके बदले हम नकदी, चेक या अन्य कोई वस्तु देते हैं। यानी अगर हमने कोई भी माल परचेज़ किया है तो हम उसके बदले कुछ ना कुछ देते हैं। तो इसी सिद्धांत के आधार पर हम एक मद को डेबिट करते हैं और दूसरी मद को क्या करते हैं, क्रेडिट। दोनों का योग बराबर होना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर चिट्ठे के दोनों पक्ष अर्थात लेनदेन, संपत्ति यानी एसेट्स और लायबिलिटी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। दूसरा है आय वसूली का सिद्धांत। लेखाशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार आय वसूल तभी उपार्जित मानी जाती है। तो उपार्जित यानी रिवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल तभी माना जाता है जब वह वास्तव में हमें प्राप्त हो जाता है, एक्चुअल में हमें प्राप्त हो जाता है। देखो इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कोई माल जनवरी में बनाया गया लेकिन उसको वो उस फरवरी में उसकी बिक्री हुई और उसका मार्च में रुपया मिला, तो हम उसको जनवरी में एंट्री ना करके हम उसकी कब करेंगे, मार्च में ही, क्योंकि हमें जो उसकी आय मिली है, इनकम हुई है हमें, वो हमें मार्च की इनकम है। इसके बाद है व्यय का सिद्धांत। किसी संपत्ति अथवा सेवाओं के क्रय पर धन व्यय किया जाता है। संपत्ति अथवा सेवाओं का क्रय नगद भी होता है और उधार भी। यानी हम कोई भी एसेट्स परचेज़ कर रहे हैं तो वो हम कैश में भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं। जो हमारी नकदी होती हैं वो कैश में होती हैं और जो क्रेडिट होती हैं, वो जो उधार होता है माल, वो क्रेडिट होता है। तब देनदारी लायबिलिटीज़ का सृजन। जब उधार माल होता है तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हमें हमारा हमारा दायित्व है कि हम उसको पे करें। व्यय का माप वस्तु का सेवा की लागत से होता है। कोई लागत कॉस्ट समाप्त या असमाप्त हो सकती है। समाप्त लागत व्यय लागत का वह भाग है जो एक निश्चित लेखाक्रम के उपयोग में आ जाती है। यही कारण है कि इसे व्यय माना जाता है। ओके, सेकंड है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। पूर्ण प्रकटीकरण यानी इस सिद्धांत के अनुसार बही खाते पूर्ण ईमानदारी से तैयार किए जाते हैं, यानी ऑनेस्टली तरीके से तैयार किए जाते हैं और उनमें सभी तथ्यों एवं सूचनाओं का यथास्थान सही उल्लेख होना चाहिए। सार्वजनिक समिति दायित्व वाली कंपनियों में तो इस सिद्धांत का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें स्वामी अंशधारी तथा प्रबंधक संचालक मंडल दो पृथक वर्ग हैं। लाभानी खाते तथा स्थिति विवरण चिट्ठा यानी बैलेंस शीट कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य सभी तथ्यों आदि का प्रकटीपूर्ण करना है, यानी पूर्ण प्रकटीकरण हो जाता है। पांचवा आता है आय तथा व्यय के मिलान का सिद्धांत। यानी जो भी हमारी इनकम हुई और एक्सपेंसेस हुए उनको मिलाना। यह एक अटूट सत्य है कि प्रत्येक व्यवसायी अपने व्यवसाय की स्थापना लाभ कमाने की दृष्टि से करते हैं। यानी कोई भी बिजनेस करेगा तो वो प्रॉफिट ही कमाना चाहेगा, ऑब्वियसली यही बात है, और अधिकतम लाभ कमाने की चेष्टा करता है। अतएव इसके लिए यह निश्चित अवधि में आय एवं व्यय का मिलान होना आवश्यक है। यानी दोनों का, इनकम और एक्सपेंसेस का मिलान होना ज़रूरी है कि जितनी हमें इनकम हुई उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने एक्सपेंसेस करेंगे। ओके गाइस, इसके वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कल। ओके, थैंक यू।